दोस्तों, दिलीप कुमार की बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो एक खास एंगल और मकसद के तहत लिखी गई। पहली बात तो यह है कि ये बायोग्राफी सिर्फ दिलीप कुमार की याददाश्तों पर नहीं लिखी गई, बल्कि उनके बहुत से पुराने इंटरव्यूज को जोड़कर और उन्हें चैप्टर वाइज कंपाइल करके एक किताब की शक्ल दी गई। ये बायोग्राफी एक कामयाब तरीन फिल्मी हीरो की जिंदगी की ऐसी दास्तान है जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां नजर आती है, लेकिन इस दास्तान में किसी नाकामी या लग्जिश की झलक नजर नहीं आएगी। ये बायोग्राफी दिलीप कुमार और सायरा बानो को जिंदगी के हर मामले में एक क्लीन चिट देती नजर आती है। बाकी मामलात को तो छोड़ दीजिए, दिलीप कुमार की जिंदगी में एक वाकया ऐसा है जिसमें दिलीप कुमार जैसे बड़े कद के आदमी भी अपने कद से बहुत छोटे दिखाई दिए, और वो मामला था उनकी अस्मा रहमान से दूसरी शादी का। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में अपनी दूसरी शादी का सारा इल्जाम अस्मा रहमान पर लगाया है, हालांकि ये इल्जाम सरासर झूठ था। हकीकत ये थी कि दिलीप कुमार हैदराबाद दक्कन की रहने वाली 3 बच्चों की मां अस्मा रहमान की मोहब्बत में खुद मुब्तला हुए और उन्होंने उससे शादी करके उसकी जिंदगी और घर बर्बाद कर दिया। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि दिलीप कुमार अस्मा रहमान से अपना 9 साला अफेयर और शादी सीक्रेट रखने पर क्यों मजबूर हुए। साथ ही ये भी बात होगी कि अस्मा रहमान और दिलीप कुमार को होटल के एक कमरे में बंद करने का वाकया क्या था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दिलीप कुमार जिन दिनों आगरा में फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे तो वो एक और ही रंग में थे। यूनिट के सभी लोग हैरान थे। उन्हीं दिनों मुख्तलिफ कॉर्नर से उनकी दूसरी शादी की खबरें गूंजने लगी। शम्मा देहली, जो ऐसे मामलात पर गहरी नजर रखता था कि एडिटर इदरीस देहलवी ने दिलीप कुमार को फोन करके इस शादी की तस्दीक करना चाहिए, तो दिलीप कुमार ने कहा, मियां ये सब खराफात है, झूठ और बेहुदगी है, इस मामले में मुझे आलूदा ना करें। लेकिन जब अखबारात में पै दर पै दूसरी शादी की खबरें गूंजने लगी तो दिलीप कुमार ने बाकायदा एक कैंपेन चलाकर इन खबरों को झूठ करार दिया। यहां तक कि दिलीप कुमार खुद अखबारात के दफातर में फोन कर करके इस खबर के झूठ होने की बात करते थे। सबसे पहले बंगलोर के वीकली नशे मन ने इस खबर को ब्रेक किया था। इसके बाद हैदराबाद दक्कन के अखबारात से होती हुई ये खबर मुल्क भर के मीडिया में फैल गई, लेकिन ये खबर अभी तक एक अफवाह और इल्जाम थी और हकीकत कई पर्दों के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि दिलीप कुमार इस शादी से इनकारी थे। उस मस्जिद की इंतजामिया इनकारी थी जहां ये निकाह हुआ था, और वो मौलाना भी इनकारी थे जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था। 1981 की इस बड़ी खबर की हकीकत तलाश करने की बहुत से अखबारात और मैगजीन्स ने कोशिश की, लेकिन शम्मा देहली तलाश के इस सफर में बहुत आगे तक गया। शम्मा देहली के सामने ये सवालात थे कि शादी हुई तो कब और कहां हुई, हक महर क्या था, निकाह किसने पढ़ाया और गवाहान कौन कौन थे। एक बड़ी तलाश के बाद जब शम्मा देहली इस खबर की हकीकत तक पहुंच गया तो एक
स्पेशल एडिशन छाया करके सच्चाई दुनिया के सामने लाया। आज की दुनिया इस मामले की हकीकत से जरा भी आगाह नहीं। दूसरा, दिलीप कुमार की बायोग्राफी ने एक तरह से सच्चाई का चेहरा ही बदल दिया है। दिलीप कुमार की सच्चाई ये है कि वो इस मामले में जरा भी गिल्टी नहीं थे, हालांकि हकीकत कुछ और थी। शम्मा देहली की रिसर्च के मुताबिक दिलीप कुमार की दूसरी बीवी अस्मा रहमान हैदराबाद दक्कन के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद का नाम फजलुर रहमान था। अस्मा रहमान की पहली शादी सितंबर 1967 में बाहमी रजामंदी से सादिक मोहिउद्दीन के साथ हुई, जो दरगाह हजरत नूरुद्दीन शाह कादरी नामेली के सज्जादा नशीन थे। सादिक मोहिउद्दीन एक अमीर कबीर और खुशहालो खुशशक्ल आदमी थे। उन्होंने अस्मा रहमान को जिंदगी की हर आसाइश दे रखी थी। अस्मा फैशनेबल होने के साथ साथ फिल्मों की भी शौकीन थी। क्रिकेट भी अस्मा रहमान का एक शौक था और यही शौक दिलीप कुमार और अस्मा की पहली मुलाकात की वजह बना। अस्मा रहमान, जो दिखने में किसी भी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी, कि दिलीप कुमार से पहली मुलाकात भी मुंबई के एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई। उस दिन अस्मा की राजदार सहेली अनु वर्मा भी अस्मा के साथ थी। अनु वर्मा ने ही शम्मा देहली को बताया कि अस्मा को देखते ही दिलीप कुमार खुद चलकर हमारे पास आए और अस्मा को हेलो कहा। फिर ये हेलो दोस्ती में बदल गई। अस्मा रहमान दिलीप कुमार की फैन तो थी ही, इसी रिश्ते की वजह से दिलीप कुमार अस्मा रहमान के घर भी आने जाने लगे। अस्मा ने अपने शोहर से भी दिलीप कुमार को मिलवाया। अस्मा के शोहर को अस्मा और दिलीप कुमार के ताल्लुक की हकीकत समझ नहीं आ रही थी। उसे ये समझने में कुछ वक्त लगा कि दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, यानी दिलीप कुमार के अस्मा की जिंदगी में दाखिल होते ही उसकी मैरिड लाइफ डगमगाने लगी थी। इस दौरान दिलीप कुमार और अस्मा 8-9 साल तक छुप छुप कर मिलते रहे। ये मुलाकातें मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर में होती रहीं। ये मुलाकातें किस अंदाज से होती थी, ये सब कुछ इदरीस देहलवी ने, जो विधाता की शूटिंग के दौरान आगरा में मौजूद थे, ने सायरा बानो को बताया था। इदरीस देहलवी के मुताबिक दिलीप कुमार विधाता की शूटिंग के दौरान आगरा के मुगल होटल में ठहरे हुए थे और उनके बराबर वाले कमरा नंबर 205 में अस्मा ठहरी हुई थी। अस्मा और दिलीप कुमार के कमरे के दरमियान एक दरवाजा था। जब सायरा बानो आगरा पहुंची तो अस्मा को मुंबई भेज दिया गया। अस्मा के शोहर सादिक मोहिउद्दीन ने इन हालात को देखते हुए अक्टूबर 1980 में अस्मा को तलाक दे दी। अस्मा की तलाक के कुछ माह बाद यानी अगस्त 1981 में दिलीप कुमार ने अस्मा से बंगलोर में शादी कर ली, लेकिन मीडिया के सामने वो बड़ी ढिठाई से इस शादी से इनकार करते रहे और वो औरत जो दिलीप कुमार की मोहब्बत में अपना घर, शोहर और बच्चे छोड़ चुकी थी, दिलीप कुमार के छूट की वजह से अंगारों पर लौटती रही। दिलीप कुमार ने 1981 में शम्मा के एडिटर
इदरीस देलवी के सामने तो किसी हद तक सच्चाई को तस्लीम किया था, लेकिन सालों बाद जब उनकी बायोग्राफी सामने आई तो सच की शक्ल ही बदली हुई थी। दिलीप कुमार अपनी दूसरी शादी के हवाले से अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि अस्मा रहमान मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जहां मैं जाता था अपने शोहर के साथ वहां पहुंच जाती थी। लेकिन हमारी रिसर्च ये बताती है कि दिलीप कुमार की ये बात सरासर झूठ है। ये बात उनके उस मौकफ से भी अलग है जो उन्होंने 1981 में शम्मा देहली के एडिटर को दिए गए इंटरव्यू में अपनाया था। उस वक्त दिलीप कुमार ने इस शादी के हवाले से दो बातें की थी। उन्होंने कहा था कि अस्मा रहमान के शोहर ने उसे मेरी वजह से तलाक दे दी थी, क्योंकि वो मेरी वजह से बेसहारा हो गई थी, इसलिए मैंने उसे सहारा देने के लिए उससे शादी की थी। इस शादी की दूसरी वजह जो दिलीप कुमार ने इदरीस देहलवी को बताई थी वो और भी खतरनाक है। दिलीप कुमार ने कहा था कि अस्मा के कुछ दोस्तों ने मुझे और अस्मा को होटल के एक कमरे में बंद कर दिया था, जहां मुझसे एक गुनाह हो गया और मैंने उस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए अस्मा रहमान से शादी कर ली। इस सारी कहानी में पहले दिन से ही एक और किरदार भी शामिल था और वो थी अस्मा रहमान की वन एंड ओनली राजदार सहेली अनु वर्मा, जो उस दिन भी मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद थी जब दिलीप कुमार अस्मा का हुस्न देखकर मबहूत रह गए थे। ये अनु वर्मा ही थी जो दिलीप कुमार और अस्मा की सीक्रेट मुलाकातों का एहतमाम करती थी। दिलीप कुमार और अस्मा के निकाह के मौका पर भी अनु वर्मा मौजूद थी, बल्कि निकाह की एक गवाह थी। जब अस्मा से निकाह के बाद दिलीप कुमार दूसरी शादी से मुसलसल इनकार करते रहे तो ये अनु वर्मा ही थी जिसने दिलीप कुमार की दूसरी शादी का निकाहनामा मीडिया को जारी किया था। अनु वर्मा ने शम्मा देहली को बताया था कि अस्मा रहमान दिलीप कुमार की फैन जरूर थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी दिलीप कुमार कह रहे हैं कि वो मेरे जनून में मुब्तला थी। हकीकत ये थी कि दिलीप कुमार खुद अस्मा को दीवानावार चाहते थे। उन्होंने अच्छी तरह सोच समझकर अस्मा को शादी की ऑफर की थी। दिलीप कुमार के घर वाले भी इस शादी की पूरी कहानी जानते थे और बहुत खुश थे। अगस्त 1981 को दिलीप कुमार अस्मा से शादी के लिए बंगलोर के वेस्ट एंड होटल पहुंचे। बंगलोर छावनी की लाल मस्जिद में 5:30 बजे चंद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दिलीप कुमार का अस्मा से निकाह हो गया। गवाहों में अस्मा के खालू अमानुल्लाह खान भी थे। अगली सुबह दिलीप कुमार मुंबई पहुंच गए और एक दिन बाद अस्मा भी दिलीप कुमार की पुरानी रिहायशगाह में आकर ठहर गई। दिलीप कुमार ने अस्मा रहमान से जब दूसरी शादी की तो उनकी पहली शादी को 16 साल हो चुके थे। दूसरी शादी से पहले उनके सायरा बानो से ताल्लुकात भी खराब हो चुके थे। एक सहाफी ने इस बारे में लिखा था कि शादी से पहले दिलीप कुमार बोलते थे और सायरा बानो सुनती थी। शादी के बाद सायरा बानो बोलती थी और दिलीप कुमार सुनते थे। अब दोनों बोलते थे और पड़ोसी सुनते थे।
दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी की सायरा बानो को भनक भी ना पड़ने दी थी। सायरा बानो को तो अखबारात के जरिए इस शादी का पता चला था। बहुत से लोगों का ये कहना था कि दिलीप कुमार ने ये दूसरी शादी औलाद के लिए की थी, लेकिन इस शादी को छुपाने के लिए उन्होंने जो अंदाज इख्तियार किया था उसने उन्हें मीडिया के लिए एक मसालेदार टॉपिक बना दिया था। जिन दिनों दिलीप कुमार की दूसरी शादी की मीडिया में गूंज थी, उन्हीं दिनों दिलीप कुमार का नाम नरगिस की डेथ से खाली होने वाली पार्लियामेंट की सीट के लिए लिया जा रहा था और दिलीप कुमार अपनी दूसरी शादी की खबर को हर सूरत रोकना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने सायरा बानो के सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब अखबारात में हर तरफ दूसरी शादी की खबरें गूंजने लगी, तब भी दिलीप कुमार मुसलसल इनकार करते रहे। लेकिन जब अखबारात में अस्मा रहमान से दूसरी शादी का निकाहनामा छप गया, तो दिलीप कुमार ने सायरा बानो के सामने इकरार कर लिया कि हाँ, मैंने दूसरी शादी की है। फिर उन्होंने सायरा बानो को भी एक कहानी सुनाई कि वो दूसरी शादी करने पर क्यों मजबूर हुए। एक तरफ दिलीप कुमार सायरा बानो को यकीन दिला रहे थे कि वो अस्मा को तलाक दे देंगे। अब सायरा बानो इस आस पर जी रही थी कि दिलीप कुमार अस्मा को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अस्मा को ये उम्मीद थी कि जब दबाव का वक्त गुजर जाएगा और हालात पुरसुकून हो जाएंगे, तो उसका महबूब सिर्फ उसी का होकर रहेगा। दोनों औरतों को दिलीप कुमार पर भरोसा था कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। उन्होंने दोनों औरतों से एक ही जैसा वादा कर रखा था, यानी दोनों औरतों को झांसा दे रहे थे। दिलीप कुमार की इस दूसरी शादी के बाद सायरा बानो पर क्या गुजरती रही, ये तो हम पहले ही अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इस शादी से दिलीप कुमार की दूसरी बीवी अस्मा पर क्या गुजरी, वो बहुत अजीबोगरीब है। शादी के बाद अस्मा रहमान दिलीप कुमार के पुराने घर में चंद हफ्तों तक एक कैदी की तरह रहती रही। उसे किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी और इस घर से चंद कदमों की दूरी पर दिलीप कुमार कुरान की कस्में उठा उठा कर अपनी दूसरी शादी से इनकार कर रहे थे। अनु वर्मा ने शम्मा देहली को बताया था कि दिलीप कुमार की तरफ से शादी के इनकार की खबरें सुन सुनकर अस्मा 1000 बार मरी होगी। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को अस्मा रहमान को तलाक देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी और 10 दिन बाद वाकई अस्मा को तलाक दे दी गई। वो औरत जिसने दिलीप कुमार की मोहब्बत में अपने शौहर, 3 बच्चों और एक बाइज्जत जिंदगी को छोड़ दिया था, दुनिया का सामना करने के डर से अपने भाइयों के पास हमेशा के लिए बहरीन चली गई। दिलीप कुमार अस्मा को तलाक देने के बाद कमोबेश 40 साल तक जिंदा रहे और इन 40 वर्षों के दौरान अस्मा को मुसलसल मीडिया में डिग्रेड किया जाता रहा। यहां तक कि दिलीप कुमार की बायोग्राफी में भी उसे एक बुरी औरत के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों हुआ, मैं तो समझता हूं, क्या आप भी समझे? दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी
ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।